IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? हे प्रणय, बिल्कुल बढ़िया। तुम बताओ। सौरभ, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था अंबेडकर के पहले ऐसे पे, तो अभी दूसरे भाग में आ जाते हैं जिसमें हम लोग जाति प्रथा उन्मूलन मतलब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पे डिस्कस करना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, ये तो लैंडमार्क स्पीच है अंबेडकर की जो कि वो बोल नहीं पाए थे। तो उसी से शुरुआत करते हैं। सौरभ, ये बताइए कि ये लेख किस लिए लिखा गया था और ये क्यों ऐसे बोल क्यों नहीं पाए वो स्पीच? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि तो उनको मन नहीं था ये स्पीच देने का। तो एक पंजाब साइड में ऑर्गेनाइजेशन थी जात पात तोड़ो मंडल, और उनका जैसा कि उनके नाम में ही लिखा है, उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि भाई जात पात तोड़नी चाहिए। तो एक तरह से वो अंबेडकर के ऑब्जेक्टिव से काफी अलाइंड थे, और उनका ज्यादातर एम्फेसिस रहता था कि भाई आपस में खाना पीना हमको खाना चाहिए, और इवन इंटर मैरिज वगैरह के लिए वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो उनका था कि अगर हम धीरे धीरे साथ में खाएंगे पिएंगे, आपस में शादी ब्याह होगा, तो धीरे धीरे जाति प्रथा टूट जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने आके अंबेडकर को रिक्वेस्ट किया कि हमारा सम्मेलन होने वाला, उसकी अध्यक्षता आप करिए। ठीक है। तो उनको अध्यक्ष के नाते बुलाना चाहता था, और वो अध्यक्ष का एड्रेस, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जिसको बोलेंगे, उनको वो देने के लिए अंबेडकर को इनवाइट किया। तो उन्होंने इनवाइट तो कर लिया अंबेडकर को, और वो आई थिंक काफी वेल मीनिंग लोग थे, तो वो चाहते भी थे कि अंबेडकर आए और बोले। पर बाद में धीरे धीरे उनको थोड़ा सा दिल में हिचक होने लगी कि अंबेडकर पता नहीं आके क्या बोलने वाले। और उसकी वजह से फिर वो धीरे धीरे उनसे पूछने लगे कि भाई आप अपनी स्पीच की एक कॉपी भेज दीजिए, हमको प्रिंट करानी है। कुछ कुछ बहाने से उनकी स्पीच मांगने लगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रिंट खुद करा लूंगा, चिंता मत कीजिए। तो फिर वो आ ही गए बॉम्बे उनकी स्पीच लेने के लिए। तो उन्होंने उनकी स्पीच लेके गए, तो उसके बाद उनको लगा बाप रे, ये तो क्या क्या लिखा हुआ है, अंबेडकर बोलने वाले आकर के कुछ ज्यादा ही धमाकेदार हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो है अपनी कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा ऐसा पोस्टपोन वर्ड क्या यूज करो, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो ना। तो उन्होंने कैंसिल कर दी। पर फिर अंबेडकर ने कहा देखो भाई, मैंने तो प्रिंट करा के रखी हुई है स्पीच अपनी। तो फिर उन्होंने अपनी स्पीच को मार्केट में अवेलेबल करवा दिया, और वो फटाफट बिक गई उनकी स्पीच ऑब्वियसली, और फिर सेकंड रीप्रिंट भी हो गया। तो ये 1935 की बात है, ताकि लोगों को थोड़ा समय का भी आभास रहे कि ये आजादी से करीब 12 साल पहले की बात है जब उन्होंने ये स्पीच लिखी, और वो उसको पढ़ नहीं पाए। तो इतनी धमाकेदार स्पीच थी कि जो ऑर्गेनाइजर लोग थे वही डर गए। तो अभी डिस्कस करते हैं कि उसमें ऐसा क्या धमाका था। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करेंगे। तो वो सबसे शुरू में ही पहली बात तो अंबेडकर बोलते हैं देखो मैं आना नहीं चाहता था, तुम जबरदस्ती मुझे बुला के मेरे से बुलवा रहे हो ये सब। हाँ, और वो इवन जाति प्रथा का ही वास्ता भी देते हैं कि भाई सब लोग मानते हैं कि गुरु सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है, और मैं तो, और वो साइट भी करते हैं महाराष्ट्र से रामदास को, जिन्होंने बोला कि भाई कभी भी कोई आदमी पंडित हो सकता है, मतलब लर्नेड हो सकता है, लेकिन उसको गुरु नहीं मान सकते। तो इसीलिए उनको लगा कि भाई मैं बहुत ही अनलाइकली आदमी हूँ ये टाइप का प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने का, पर आपने बुला लिया तो मैं आ गया हूँ जबरदस्ती। तो उसके बाद उनका काफी लॉजिकल, जैसा अंबेडकर का हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था ना, कि हर आर्गुमेंट को वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल वे में अप्रोच करते हैं। तो पहले बेसिकली उन्होंने अपनी स्पीच में आर्गुमेंट्स बनाए, ये सोशल रिफॉर्म वगैरह क्यों जरूरी है, और फिर वो बताते हैं उसके लिए क्या क्या किया गया, और फिर बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो एक एक करके इस चीज को लेते हैं। हाँ ठीक है। तो पहले शुरुआत इस तरह से करते हैं कि समाज सुधार जरूरी है, ये तो बोलते हैं, और कहते हैं कि समाज सुधार के दो प्रकार के आलोचक रहे हैं, एक है समाजवादी और एक है राजनीतिक सुधारक। तो दोनों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों ये समाज सुधार मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। इनफैक्ट वो अच्छा, इनफैक्ट इसमें मेरे को एक काफी अच्छा हिस्टोरिक जिसको कहते हैं ट्रिविया मिला, मुझे मालूम नहीं था इस स्पीच में। मैंने पहली बार पढ़ा कि जब नेशनल कांग्रेस बनी पहली बार, पॉलिटिकल थिंग, उसी समय पर एक सोशल कॉन्फ्रेंस नाम की चीज भी बनी थी, जिनका फोकस समाज सुधार पे था। और
नेशनल कांग्रेस का फोकस पॉलिटिकल फ्रीडम पे था। हाँ। और वो दोनों का इवन अपना सम्मेलन भी एक ही पंडाल के अंडर में करते थे हर साल, लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं थी ज्यादा। और पॉलिटिकल बेसिकली जो पॉलिटिकल फ्रीडम वाले लोग, नेशनल कांग्रेस वाले लोग थे, वो सोचते थे कि भाई समाज सुधार छोड़ो, भी पहले हम पॉलिटिकल फ्रीडम ले लेते हैं, और समाज सुधार की जरूरत है नहीं। और इनफैक्ट बाद में उन्होंने, जब तिलक प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने समाज सुधार वालों को, सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पंडाल से भी निकाल दिया उनको, और भगा दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग खत्म हो गए, उनको अपना पंडाल भी नहीं लगाने दिया गया, उनको धमकी वमकी मिली कि तुम्हारा जला देंगे वगैरह। पर सौरभ, इसमें एक डिफरेंस है, मतलब जो सोशल रिफॉर्म पार्टी है या उनका सोशल कॉन्फ्रेंस, हाँ, सोशल कॉन्फ्रेंस, उनका डिबेट ये था कि पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म कर देते हैं और सोशल रिफॉर्म बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये पहले की बात थी। लेकिन अंबेडकर ये आर्गुमेंट बनाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अंबेडकर बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो कभी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे वो कम्युनल अवार्ड जो दिया था तब, तो वो बोलते हैं कि अगर सोसाइटी खुद को सुधारेगी नहीं तो फिर पॉलिटिक्स से सुधारना पड़ेगा। और इसी के लिए देखिए कम्युनल अवार्ड जो तब आया था 1931 में, वो होना लाजमी है, क्योंकि तो आप इसको टालते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो आपके पीछे आ ही जाएगा, मतलब। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज यहाँ पे, और क्योंकि अंबेडकर बहुत अच्छे से बारीकी से चीज एनालाइज करते हैं इवन, लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहने को इतनी बड़ी बनी थी संस्था वगैरह, लेकिन वो भी जब रिफॉर्म की बात कर रही थी तो सिर्फ पारिवारिक रिफॉर्म की बात कर रही थी कि जैसे कि भाई विधवा का विवाह होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद हो जानी चाहिए वगैरह वगैरह। वो भी ये नहीं कह रही थी कि सोसाइटी रिफॉर्म करो, पर उतना भी नहीं होने दिया गया। बेसिकली अंबेडकर का एग्जांपल ये था कि छोटा सा भी जो रिफॉर्म है उसको तो करने नहीं दिया, तो ये बड़ा रिफॉर्म तो दूर की बात है। और यहाँ पे अंबेडकर का एक और चीज मैं लाना चाहता हूँ, उन्होंने काफी एग्जाम्पल्स अपनी स्पीच में शुरू में दिए कि उस समय कास्टिज्म की वजह से, खासकर दलितों पे, क्योंकि वो उस कम्युनिटी से थे, उन्होंने कि उनकी कितनी बदतर हालत थी काफी जगहों पर। और मतलब एग्जाम्पल्स पढ़ के लगता है वो एकदम रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं उस टाइम के, कि जैसे एक उन्होंने पार्टी का जिक्र किया था कि जहां पर घी परोस दिया दलितों ने अपनी पार्टी में, तो उधर बाकी लोगों ने आकर के उनकी पूरी की पूरा जो खाने का इंतजाम था उसको तहस नहस कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घी यूज करने की। तो एक ये छोटी छोटी चीजें कि जो दलित लोग थे और या जिनको भी निचली जाति समझा जाता था, बाकी लोग चाहते थे कि वो कोई अच्छी चीजें ना यूज करें, पगड़ी ना पहने, गोटा ना लगाए। फिर उन्होंने बोला था सौरभ, वो महाराष्ट्र में जब कैसे होता था कि जो भी दलित हैं उनको एक गले में काला धागा पहनना पड़ेगा या हाथ पे काला धागा पहनना पड़ेगा, जिससे कि कोई गलती से उन्हें छू भी ना ले। या फिर एक जगह तो उन्हें पूना में ही लिखा गया है कि उनको पीछे एक अपनी कमर पे झाड़ू लगा के चलना है, जिससे कि उनकी जो धूल है वो साफ करते हुए निकल जाए। फिर उन्होंने एक और कहा था बलाई कम्युनिटी के बारे में, मध्य भारत में, और कैसे बलाई कम्युनिटी के अगेंस्ट भी लोगों ने बोला कि वह पगड़ी नहीं पहन सकते, धोती नहीं पहन सकते, मतलब अजीब अजीब तरह की चीजें। बिल्कुल, ये तो उनका शुरू में कि भाई एक तो सोसाइटी की हालत काफी खराब ही है, और वो दिखा रहे थे कि ऐसे ही जब आप सोसाइटी में कुछ लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म करेंगे। तो वो तो इनफैक्ट सीधे बोलते हैं कि अगर आप अपने देश में कुछ लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हो तो आपको पावर मिलनी भी चाहिए। हाँ, ये क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म है जिसमें इस टाइप का डिवीजन रहेगा ही उसके बाद, ऐसा। करेक्ट। तो इस तरह से तो ये तो पॉलिटिकल पावर वाली बात होगी। तो सोशलिस्ट के बारे में उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि वो बोलते हैं सोशलिस्ट लोग जो है, समाजवादी जो है, वो भी जो है जातिवाद के को समझते नहीं है कि उसके बिना सोशलिज्म देश में आ नहीं सकता। ये क्या है? तो अब वो लोग वो क्या कह रहे हैं कि समाजवादियों का मेन पॉइंट क्या था कि आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से उलट पलट कर देना है। जो आज की आर्थिक व्यवस्था है और जो प्रॉपर्टी जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उसको जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसे कहना है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें आप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इकोनॉमिक चेंज पहले लाना है और उसके बाद सोशल चेंज अपने आप आ जाएगा। अंबेडकर कहते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि अब आपको अगर बदलाव लाना है तो जो समाजवादी कहते हैं सारे प्रोलेटेरिएट को एक साथ आना है
और पूरी व्यवस्था को बदल देना है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कास्ट होगा तो ये पूरी प्रोलेटेरिएट साथ में आएगी ही कैसे, और अगर आ भी गई और बदल दिया और फिर से कास्ट में ही लोग रहने लग गए तो फिर बदलाव आया ही कैसे। बिल्कुल। तो ये चीज और वो इन जनरल बोलते हैं, चाहे सोशलिज्म नहीं भी हो, कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म भी वो बोलते हैं इंडिया में करना है, तो बिना सोशल रिफॉर्म के उसका इफेक्टिवनेस जो है वो कम नहीं होगा। जैसे अभी भी जैसे चंद्रभान जी हैं, अभी जो दलित फिलोसोफर मॉडर्न टाइम में है, उनका मानना है कि जैसे कैपिटलिज्म जो है वो कास्टिज्म का दुश्मन निकलेगा फाइनली। लेकिन अंबेडकर उससे बेसिकली डिसएग्री करते हैं उस पोजीशन से। मतलब मैं भी चंद्रभान जी के विचारों को काफी पढ़ता रहता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये चीज ठीक लग रही है। लेकिन अभी दोबारा अंबेडकर को पढ़ा तो अंबेडकर 1935 में हमारे 2019 के विचारों की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, और एक तरीके से आप देखिए सौरभ, जो रिजर्वेशन है वो इसी का थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा है कि हम लोगों ने, सोसाइटी ने काफी कुछ बदलाव नहीं किया तो फिर पॉलिटिक्स में उस चीज ने पकड़ ही लिया हमको, और फिर रिजर्वेशन इसीलिए आना ही पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और इसमें मैं अग्री करता हूँ इन अ वे अंबेडकर से कि अगर हमने सोशल रिफॉर्म नहीं किया है और अब फिर हमारे यहाँ जब इतना गंद है जिसको हमने नहीं साफ किया है, तो आप उसमें कितनी भी लकीरें खींचे वो गंदी होने वाली है, चाहे कैसी खींच लीजिए। तो यहाँ रिजर्वेशन होगा चाहे कोई और तरीका होगा, सब ऑप्टिमली होने वाला है। तो जब तक और यही अंबेडकर का सेंट्रल आर्गुमेंट है कि आप ठीक है ये नहीं करोगे तो कुछ और करोगे, लेकिन अब समस्या जो है वो कहीं ना कहीं से तो निकल के आएगी। आप अगर मूल समस्या पर नहीं जाएंगे तो बाकी सब जगह पे दिक्कत होने वाली है। हाँ ठीक है, तो ये तो दो मेन कैटेगरी के जो आलोचक थे उसके ऊपर अंबेडकर का क्या कहना था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आ जाते हैं ये ऐसे में अंबेडकर एक एक विरोध को लेते हैं उनके विचारों पर और उसको ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो विरोध था अंबेडकर के विचारों का कि लोग कहते थे कि जाति प्रथा तो सिर्फ एक श्रम विभाजन का जरिया है। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अंबेडकर ने बोला कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है, और किसी भी जगह ऐसा नहीं होता कि आपका काम आपको एक श्रेणी में डाल दिया जाता है आपकी काम की वजह से, और आप चाहे भी तो भी आप बदल ही नहीं सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, और श्रम का विभाजन तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता है, और श्रमिकों का विभाजन जो है वो इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन लाता है, उससे आपकी इकोनॉमी खराब हो जाती है ओवर टाइम। करेक्ट, तो उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं है ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर दूसरा विरोध था कि लोग कहते थे कि अरे कास्ट सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था पहले कि रक्त की शुद्धता बनी रहनी चाहिए, इसलिए शुरू हुआ था। तो उसके विरोध में क्या कहते हैं अंबेडकर? हाँ, तो वो तो उनका एक्चुअली काफी मेरे को सरप्राइजिंग लगा कि उनका आर्गुमेंट था कि भाई हिंदुस्तान में एनीवे सब मिले हुए हैं, कोई शुद्धता वगैरह है नहीं। और जो कि अगर हम देखें तो अब हम जेनेटिक स्टडीज से क्लियरली एविडेंस है कि हिंदुस्तान में सब लोग मिले हुए थे। कुछ 4000 साल पहले से 2000 साल पहले तक हमारे यहाँ पे खूब मेल जोल था, और करीबन 2 से 2500 साल पहले एक बार कास्ट आ गई और उसके बाद से ये मिलजुल बंद हो गया। तो अंबेडकर ने बोला सब लोग तो ऑलरेडी मिलजुल गए थे, तो क्या चीज बचा रहे हो? मतलब कास्ट जो है वो डिवीजन, एक रेस के अंदर का ही डिवीजन। हाँ, सब हम एक ही रेस के हैं, हम सब भारतवासी ही हैं, और उन भारतवासियों में ही हमने डिवीजन कर रखा। ठीक है, ओके। फिर एक और विरोध था उसमें, मतलब विरोध तो नहीं पर एक बात वो ये भी कहते हैं जो आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी लोग हिंदुस्तान में ही क्यों रह गए? करेक्ट, क्योंकि ये उनका बहुत अच्छा आर्गुमेंट है वहां पे कि क्योंकि ये कास्ट डिवीजन की वजह से आप नए लोगों को अपने रिलीजन में लाने में हमेशा दिक्कत होगी। तो इंटीग्रेट करना सोसाइटी में जो लोग बच गए हैं वो बड़ा मुश्किल है, और यही एक रीजन है। और मतलब कोई छोटा नंबर नहीं है ना, आज की डेट में भी पूरे हिंदुस्तान में कुछ 7-7.5%, मतलब 12-13 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर रह गए हैं सिस्टम के, और आदिवासी होके रह गए, जो कि अंबेडकर का कहना ठीक है बाकी देशों में तो नहीं हुआ ना, वो बाकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गया, और हम यहाँ पे कभी कभी उन्हें पेडेस्टल पे बिठा देते हैं। अच्छा है, देखो वो अपने रिवाज से जी रहे हैं, वो इतना ही अच्छा है तो आप भी नहीं जी लो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। फिर उसी से रिलेटेड थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं।
तो इसके बारे में क्या कहते हैं अम्बेडकर? या बेसिकली कन्वर्जन की जो बात है, तो उनको लगता है कि अब हिंदू कहते हैं कि पहले तो होता होगा जरूर, अदरवाइज इतने हिंदू कहाँ से होते, सारे हिंदू वो तो नहीं हो सकते जो शुरू में हिंदू थे, सिर्फ उनके बच्चे तो हैं नहीं। तो कहते कभी ना कभी तो लोग हिंदू बनते होंगे, लेकिन किसी जमाने में स्टॉप हो गया। और उनका मानना है कि ये कास्ट से ही रिलेटेड है, कि जब कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया, क्योंकि आप रिलीजन तो बदल सकते हैं, कास्ट नहीं बदल सकते, तो फिर अब आप कैसे किसी को अपने रिलीजन में लाएंगे? वो किस कास्ट में जाएगा जो नया आदमी आएगा? और अगर वो किसी कास्ट में नहीं है तो फिर तो वो अछूत हो जाएगा या वो सबसे नीचे चला जाएगा आपकी हायरार्की में। तो फिर कोई क्यों पसंद करेगा आपके रिलीजन में आना? तो वो कहते हैं कि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल होना चाहिए ना कि आप नए लोगों को इंटीग्रेट कर सके, उनको अलग तो नहीं रखना चाहिए आपको। तो ये जैसे मैंने कहा, वो काफी डिटेल में एक एक करके पॉइंट्स में जाते हैं। हाँ। और वो बेसिक पॉइंट भी बनाते हैं कि कास्ट से सोसाइटी में इतना भाई, आई मीन उनका जो ओवरऑल एक मानना है वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब जिसको कहें आजादी, बराबरी और भाईचारा। हाँ, हाँ। तो कहते हैं कि आजादी, बराबरी, भाईचारा कैसे बने सोसाइटी में? स्पेशली वो कहते हैं आजादी लाना पॉसिबल है क्योंकि आप सबको आजाद कर सकते हैं, और आप लोकतंत्र स्थापित कर दोगे तो आजादी आ ही जाएगी मतलब। लेकिन ना बराबरी आएगी ठीक से और ना भाईचारा तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज है वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम अगर रहेगा तो बराबरी और भाईचारा जो है समाज में आप नहीं बना सकते। ठीक है। फिर एक और विरोध था सौरभ, जो आर्य समाजी लोगों का था, और वो अम्बेडकर कहते हैं आर्य समाजी लोगों का व्यू पॉइंट था कि अगर हम वर्ण व्यवस्था स्थापित कर देंगे तो ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम तो जाति के साथ है ना, तो जाति निकाल दो और वर्ण व्यवस्था चला लो। तो उसके विरुद्ध क्या कहना था अम्बेडकर? हाँ, तो उनका सबसे ज्यादा उस समय, और मेरे को देख के काफी, मेरा परिवार आर्य समाज से आता है, तो उन्होंने आर्य समाजियों के तो बहुत बड़े आलोचक हैं। हाँ, अम्बेडकर। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो उसमें भी लेबल हैं कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहते हैं आपने ये लेबल एक बार लगा ही दिए लोगों को, तो वो फिर से कहता है ऐसे ही तो शुरू हुआ था। तो आप ठीक है, आप वहां जाओगे, फिर वहीं से शुरू होके फिर से कास्ट सिस्टम बन जाएगा एक तो। और कहते हैं ये लेबल्स की आज के दिन में जरूरत भी क्या है? क्योंकि अब देखिए, मतलब कोई आदमी अगर कोई मिलिट्री से रिटायर होने के बाद में अध्यापक बन जाए, तो आप क्या उस पर लेबल लगाने की जरूरत है? नहीं, अभी तुम क्षत्रिय थे, अभी तुम ब्राह्मण हो गए हो। ये सब ये आर्य समाज का आर्गुमेंट था कि गुण के आधार पे आप उन पे लगा दीजिए। अच्छा। पर एक तो हाँ, तो एक तो मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इतनी सिंपल भी नहीं है कि 4 काम करती है। तो और एक आदमी इतने सब चीजें करता है, तो ये तो बेसिकली अम्बेडकर का जो एक सेंट्रल आर्गुमेंट वो जो बाद में रैप अप में भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमको आगे देख करके रिफॉर्म करना चाहिए, पीछे देख करके नहीं कर सकते। और ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है आर्य समाज की, कि आर्य समाज रिफॉर्म करना चाहा लेकिन पीछे देखकर। तो आर्य समाज ने ये बोला कि शास्त्रों में विकृति है लेकिन वेद ठीक है। अच्छा। तो हम बैक टू द वेदास करेंगे, तो हम और पीछे जाएंगे। हाँ। बीच में गड़बड़ हो गई, पहले ठीक था। हाँ। तो और पीछे जाएंगे और उससे रिफॉर्म आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको रिफॉर्म के लिए आगे देखना पड़ता है, पीछे नहीं देखना चाहिए। और अम्बेडकर का ये आर्गुमेंट है कि हम आगे क्यों ना देखें, हम पीछे क्यों देखें। ठीक है, तो ये आर्य समाजी के विरोध में उन्होंने बोला। फिर एक और जो विरोध कहते थे दूसरे लोग कि देखिए ये जो कास्ट प्रैक्टिस है ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो जाति प्रथा देखिए क्रिश्चियंस में भी है और इस्लाम में भी है, तो आप सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? करेक्ट। और इनफैक्ट ये अनटचेबिलिटी वगैरह, ये अछूत वाला चीज जापान में पाई जाती है फॉर एग्जांपल। हाँ। तो वहां पे भी कुछ लोग हैं जिनको, जो कि अछूत तरह से डिक्लेयर किए जाते। तो ये बात ठीक है कि कास्ट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में है, लेकिन 4,500 कास्ट सिर्फ हिंदुस्तान में है। तो एक जो जिसको कहते हैं ना 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब बाकी जगहों पे कोई 20-30 होंगी, 40 होंगी, अभी 40 से 4,000 बहुत बड़ा, मतलब 100 गुना कोई भी चीज हो जाती है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, पर एनीवे अम्बेडकर एग्जैक्टली वो नहीं। अम्बेडकर मेरे विचार में यहाँ पे उनके आर्गुमेंट्स थोड़े अलग हैं। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं कि बाकी लोगों का कास्ट का नेचर अलग है। हाँ। और वो वहां पे गिना रहे हैं कि नेचर कैसे अलग है, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि नेचर से ज्यादा इट्स अ मैटर ऑफ डिग्री। हाँ। कि भाई किसी सोसाइटी में 4 विभाजन है और 4,000 है, उससे कोई फर्क पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं ग्रुप्स तो हर सोसाइटी में है, हर रिलीजन में अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ झगड़ते भी रहते हैं, पर उनमें विभाजन फिर भी कम है क्योंकि इतनी सारे डिविजन्स नहीं है।
हाँ, पर और एक जो सेंट्रल आर्गुमेंट उधर अंबेडकर का ये तो है कि हर सोसाइटी में कुछ चीजें होती हैं जो तोड़ती हैं, कुछ होती हैं जो बांधती हैं। तो हमको ये भी देखना है कि बांधने वाली चीजें ज्यादा हैं या तोड़ने वाली ज्यादा है। और बोलते हैं कि कास्ट इतना ज्यादा तोड़ती है और हमारे यहाँ पे बांधने वाली चीजें कम है, जबकि दूसरे रिलीजन में उनका मानना है कि बांधना ज्यादा है और तोड़ना कम। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनका। ठीक है, फिर एक और विरोध था। अब लोग कहते थे कि यार हम इतनी सदियों से तो रह चुके हैं ना, हिंदू धर्म 3000 साल से रह रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्योंकि हम लोग 3000 साल रह गए मतलब हम लोग सफलता पा चुके हैं ना, तो क्यों? हाँ, मतलब रोमा मिस्र खत्म हो गए, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये तो ठीक बात है इस पे, लेकिन अंबेडकर का बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो अमिताभ बच्चन का गाना ना कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो ये अंबेडकर का पॉइंट है यहाँ पे कि भाई देखिए, आप ड्यूरेशन पे मत जाइए, थोड़ा क्वालिटी भी तो देखिए ना कि उसमें हमने क्या किया है और हमारी क्या क्वालिटी रही है और हमने क्या किया। अदरवाइज बाकी सोसाइटीज हमेशा हमारे ऊपर आके हावी हो जाती हैं जब भी आती। तो फिर कुछ तो कमी हमारे यहाँ पर है ना। जैसे कुछ दिन पहले मेरे से कोई बोल रहा था कि भाई हिंदुस्तान में बार बार बाहर से लोग आते रहते हैं, हाँ, और हम पे इतने आक्रमण होते रहे इतने साल से, ये वो। मैंने कहा यार ठीक है, पहली बार तो मैं मानता हूँ। कहता फिर तो वो बाहर वाला ही हिंदुस्तान आया था ना, फिर वो बाहर वाला बाहर वालों से क्यों नहीं लड़ पाया? तो ठीक है, तो बार बार तो बाहर वाले नहीं हो सकते, तो वो बाहर वाला भी आके अंदर वाला हो जाता है थोड़ी देर में। और वो अंदर वाला का क्या स्ट्रक्चरल चीज है, हिंदुस्तान की जो स्ट्रक्चरल रियलिटी है वो कास्ट है। किसी भी आके बाहर से जो लोग आए हैं, वो हमारे कास्ट सिस्टम इतना, मैं बोलूंगा पावरफुल सिस्टम है हिंदुस्तान का, जिसको तालिब एंटी फ्रेजाइल बोलते हैं ना, कि आप जो लोग भी कास्ट तोड़ने को आए इंडिया में, वो नई कास्ट बन गए, या फिर उनको अगर काफी बड़े थे तो नया रिलीजन बन गया। जैसे कबीर पंथी हैं, वो एक सेक्ट है, वो अलग रिलीजन नहीं बने, वो एक तरीके की जाति बन गए। अब जैसे कर्नाटका में बसवा ने कास्ट के खिलाफ खूब किया, पर यहाँ लिंगायत अलग कास्ट बन गए। बीच में वो बोलते रहते हैं हमको अलग रिलीजन बनना है, पर उनकी संख्या शायद उतनी है नहीं। उसी तरह से जैन अलग रिलीजन बन गया, बौद्ध अलग रिलीजन बन गए, सिख अलग रिलीजन बन गए, लेकिन बाकी जितने भी रिफॉर्मर थे उनका सेक्ट अलग कास्ट बन गया। तो कास्ट तोड़ने जाओ तो आप एक और कास्ट बन जाओगे। तो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, और तालिब की भाषा में एंटी फ्रेजाइल सिस्टम है, जिसको तोड़ने जाने से वो और मजबूत हो जाता है, रक्त बीज टाइप। मारोगे तो एक और बन जाएगा। तो ठीक है, ये सब विरोध थे और कैसे अंबेडकर जी ने उनका काउंटर किया वो हम लोगों ने आपको पेश किया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, और एक ऐसे का एक पार्ट था कि ठीक है, फिर अब कास्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो इसे तोड़ा कैसे जाए। हाँ, इसके बारे में क्या क्या विचार थे? तो एक एक करके लिस्ट करो ना पहले प्रणय। हाँ, तो उनका एक पहले उन्होंने बोला एक ठीक है सोल्यूशन है कि उपजातियों का विनाश होना चाहिए, मतलब जो आर्य समाजी आर्ग्यूमेंट हमने डिस्कस किया उस तरह का। तो वो तो उन्होंने बोल दिया वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 4 अभी बनाएंगे वो फिर से 4000 बन ही जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा एक सोल्यूशन था जो लोग अभी भी ट्राई करते हैं ना, कुछ पॉलिटिशियंस ट्राई करते हैं कि अरे भोजन करना चाहिए, अंतर जातीय भोजन होना चाहिए, और उस अंतर जातीय भोजन करने से फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा ये डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके बारे में अंबेडकर कहते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, मतलब उससे ऐसा नहीं है कि कास्ट ही कम हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा था कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, और ये अंबेडकर कहता है इस सॉल्यूशन में कुछ दम है, अंतर जातीय विवाह करेंगे तो शायद ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन हो। नहीं, वो बोलते हैं कि यही तरीका, ये तो अंबेडकर का एक जो बहुत पुराना सेमिनार, उन्होंने पहला सेमिनार इनफैक्ट कास्ट पे दिया था जब वो कॉलेज गए थे, और उसमें वो बड़े प्रिसाइसली कास्ट को डिफाइन करते हैं कि कास्ट वो सिस्टम है जिसको अंग्रेजी में एंडोगेमी कहते हैं, कि जहां एंडोगेमस क्लास, कि वो लोगों का समूह जो सिर्फ आपस में विवाह करता है। सिंपल, ये एक लाइन में कास्ट का डेफिनेशन है। तो ऑब्वियसली अगर आप बाहर विवाह करेंगे तो कास्ट टूट जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर सब लोग करेंगे, थोड़े लोग करें ना। एक बार मैं एक मैट्रिमोनियल साइट बना रहा था बहुत पहले तमिलनाडु के लिए। अच्छा। तो वहां पे एक बड़ा मजेदार था, वहां पे ड्रॉप डाउन था शादियों का। तो अलग अलग उसमें लिखा रहता था कि कास्ट। तो नीचे एक कास्ट थी इंटरकास्ट।
अच्छा। तो ये जो मैंने बोला ना, ये रक्त बीज टाइप है। एक आपने छुरा चलाया कास्ट के ऊपर, वो बीज से एक और कास्ट निकल के आ गई। अच्छा। तो इंटरकास्ट लोग से मैरिज करते हैं अभी वहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वो इंटरकास्ट होने से खत्म हो गया, और वो भी इंटरकास्ट में भी लोग देते हैं, हम इनके इंटरकास्ट हैं तो हम इन्हीं के इंटरकास्ट से शादी करेंगे। सारे इंटरकास्ट लोग अपने आप को फ्री भी नहीं मानते। ओके। तो ये इसीलिए अंबेडकर भी बोलते हैं कि यही एक तरीका तो यही है, लेकिन समाज में कास्ट का इतना बड़ा हवा है कि ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, तो ये टेक्निक ठीक है लेकिन कामगार नहीं। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? तो वो तो बोलते हैं कि बेसिकली इंटरनल रिफॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं। वो कहते हैं आप अंदर से कास्ट सिस्टम को हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिकली आज का मॉडर्न रक्त बीज है, उसको आप नहीं खत्म कर सकते ऐसे। तो उनका मानना है कि एक ही तरीका है कि आप शास्त्रों और वेदों की अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, और काफी लोगों ने इस स्टेटमेंट को ऐसे ही इंटरप्रेट किया कि आप धर्म ही खत्म कर रहे हैं, हिंदू धर्म। लेकिन अंबेडकर इस चीज को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि मैं धर्म खत्म कर रहा हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। हाँ, और वो बोलते हैं कि उनको वो पहले ही एंटिसिपेट करते हैं कि लोग मुझे बोलेंगे कि तुम अधर्मी हो और तुम जो है धर्म खत्म, कहते हैं नहीं। पर अंबेडकर कहते हैं वो धर्म में बहुत मानते हैं, और वो बोलते हैं कि सोसाइटी में धर्म होना चाहिए वरना भाईचारा नहीं होगा। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ ये बाकी चीजों से जो है आप सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर और ये सब भी लाने के लिए पॉलिटिकल जो उनका मेन आइडियल है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, उसके लिए कहते हैं कि धर्म का बहुत बड़ा स्थान है भाईचारा बनाने में देश में। और लेकिन वो कहते हैं कि जो चीज को हम धर्म समझते हैं, वो जो एक लिस्ट ऑफ रूल्स है, वो ही धर्म नहीं है। हमको धर्म के मूल पे जाना चाहिए, और अगर हम उसमें मानते हैं तो कहते हैं रूल तो चेंज हो सकते हैं ना, कल के रूल आज क्यों अप्लाई होने चाहिए। और कहते हैं कि हम रूल्स को ही क्यों धर्म मान ले। तो वो एक फंडामेंटल आर्गुमेंट बनाते हैं कि धर्म क्या है। क्या धर्म एक सेट ऑफ रूल्स है या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है? हाँ, सिद्धांत है या रूल्स है, दोनों है शायद। नहीं, वो कहते हैं रूल्स तो है ही नहीं, रूल तो चेंज होते रहेंगे। कहते हैं अगर आप कुछ मूल सिद्धांतों में मानते हैं तो उनमें आप मानते रहिए, और रूल्स टाइम के हिसाब से चेंज होते रहने चाहिए। मे भी किसी टाइम में ये ठीक थे, नहीं थे, उसको छोड़िए। आज के टाइम में देखिए हमको नहीं चाहिए तो हम नए रूल ले लेते हैं। आप सिद्धांतों में मानिए। तो हिंदुइज्म को वो कहते हैं कि हिंदू धर्म को हम कुछ सिद्धांतों से अगर जोड़ें तो फिर हमको ये नहीं लगेगा कि जब रूल चेंज हो रहे हैं तो हमारा धर्म को कोई हानि पहुंचा रहा है। तो ये उनका आर्गुमेंट था, पर ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों ने ये आर्गुमेंट नहीं माना, पर ये उनका आर्गुमेंट है कि भाई मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूं, पर मैं जो उसमें आज की डेट में ये रूल्स है इनके खिलाफ हूं। और इन रूल्स को हटाने के लिए एक ही तरीका है कि जिन ग्रंथों को हमने पेडेस्टल पे बिठा रखा है, वेद हो गए या शास्त्र हो गए, आप उनको उस पेडेस्टल से हटा दीजिए, वरना उनको आप मानते रहेंगे तो कभी ना कभी कोई बोलता ही रहेगा कि इनकी वजह से जो है ये जो भी चीज उसमें लिखी है वो ठीक है। और शायद यही सेक्शन था पूरे ऐसे का जो बहुत ही उत्तेजक था, और जिसकी वजह से मतलब जो जात पात तोड़क मंडल था उनके भी पैर कांपने लग गए कि आप क्या कह रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि उन्होंने शायद ऐसा इंटरप्रेट किया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हिंदू धर्म को ही विनाश कर दिया जाए, और उनको लगा ऐसे अगर हम बोलेंगे तो फिर हम लोग क्या जात पात तोड़क का काम क्या रह जाएगा। आप तो कह रहे हैं हिंदू धर्म को ही निकाल दो। बिल्कुल। और उसमें अंबेडकर ने फिर काफी एग्जाम्पल दिए कि आज तक कितने रिफॉर्मर्स आए हैं, कोई भी इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि सबने ये इंटरनल चीजें ट्राई करी हैं। लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं है, अंबेडकर वो जात पात तोड़क मंडल एक और चीज से थोड़ा खफा था, क्योंकि एकदम एंड में फिर अंबेडकर कहते हैं कि ये सब ठीक है, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन ये आपके लिए है, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं हिंदू धर्म से। क्योंकि मैं पर सौरभ फिर भी आपने देखा ये ऐसे 1936 में था ना शायद प्रिंट हुआ फाइनली, पर फाइनली अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन तो 1955 के करीब किया शायद। तो इतना 20 साल कैसे लगे उनको? उन्होंने डिसाइड तो तभी से कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने तो बहुत पहले, और ये उनका काफी बड़ा धमाकेदार अनाउंसमेंट था इस वाली स्पीच में कि मैं जा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर काफी टाइम से बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं छोड़ के। आप देखो वो पूना पैक्ट वगैरह टाइम पे भी उन्होंने ये सब यूज किया था। तो ये मुझे लगता है अंबेडकर का एक प्रेशर टैक्टिक था। ये मेरा मानना है, कोई ज्यादा इतिहास जानने वाले मुझे करेक्ट करें तो हमारे श्रोता हमें बता सकते हैं, पर मुझे लगता है अंबेडकर का ये प्रेशर टैक्टिक था हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए कि देखिए भाई आप रिफॉर्म नहीं करेंगे
तो हम जो सारे दलित लोग हैं हम छोड़ के चले जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, आपको रिफॉर्म होना है या फिर हम चलते हैं। तो ये वो बोलते थे फोर्स करने के लिए कि रिफॉर्म हो, पर मुझे लगता है जीवन के अंत आते आते जब उन्हें, क्योंकि उन्होंने जस्ट मरने से 1 साल पहले उन्होंने किया फाइनली धर्म अपना परिवर्तन, क्योंकि अपने जीते जी उन्होंने शायद वो परिवर्तन नहीं देखा जो वो देखना चाहते थे। अच्छा। तो वो ये चाहते थे कि चेंज आए सोसाइटी में, और ये मेरे ख्याल से मतलब कहते हैं ना, मतलब एक बार गोली चला दी तो बंदूक किस काम की। तो ये वो गोली थी जो वो चलाना नहीं चाहते थे, लेकिन फाइनली मुझे लगता है उन्होंने हताश होके धर्म छोड़ा। और उनका एक काफी अच्छा ऐसे जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया कि क्यों उन्होंने बुद्धिज्म चूज किया, क्योंकि एक लाइन में बोले तो उनको लगता था कि ये धर्म जो है उनका जो मेन मकसद था कि धर्म जो है वो आजादी बराबरी भाईचारा बढ़ाना चाहिए उसको। उनको लगता था कि बौद्ध धर्म आजादी बराबरी भाईचारे से कंपैटिबल धर्म है। अच्छा। और कोई धर्म उनको लगा नहीं कि ये उनके इन प्रिंसिपल से कंपैटिबल है। तो इसीलिए उन्होंने फिर बोला कि मैं बौद्ध बन जाना चाहता हूँ। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया सौरभ। मानिए आप अगर अपना धर्म चूज कर सकते तो एक अच्छा सॉल्यूशन होता है ना कि लोग इतना एक कम्युनिटी से फिर जुड़े हुए नहीं रहते कि मतलब जो रहता है ना, ब्रायन कैपलन ने भी लिखा है अपने एक आर्टिकल में कि मैं ऐसे किसी कम्युनिटी से जुड़ना नहीं चाहता जिसमें जो मैंने खुद सिलेक्ट नहीं किए। हाँ, जो थोड़े एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से मैं आ गया हूँ कि बाई चांस मैं यहाँ पैदा हुआ, इस देश में पैदा हुआ, ये बात तो ठीक है। लेकिन हाँ अभी लेकिन सब लोग अगर ऐसा सोचे और थोड़ा कुछ सोशल वैल्यूज चेंज हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दुनिया मेरे ख्याल से बेहतर ही होगी। हाँ ठीक है, वे तो थोड़ा महात्मा ग्रेड प्रॉब्लम हो गया फिर से। पर अब महात्मा ग्रेड की बात आई है तो हम लोग महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस ऐसे ने जो धमाका मचाया, एक बार अंबेडकर ने खुद पब्लिश कर दिया है ऐसे, उसके बाद गांधी जी ने भी पढ़ा और फिर गांधी जी ने इसका रिस्पॉन्स लगा और बहुत अच्छा डिबेट हुआ उसके बारे में। तो अब गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था अंबेडकर के इस ऐसे पर? हाँ, और वो गांधी जी का रिस्पॉन्स अंबेडकर ने अपनी बुक में इंक्लूड किया। और वो एक मुझे उसमें बड़ा मजा आया पढ़ के कि अंबेडकर जब उसको लिखते हैं कि भाई मैंने वो क्यों किया, क्योंकि काफी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। कहते तो मैंने गांधी जी का इसीलिए नहीं डाला है, खैर वो गांधी जी नहीं बोलते, वो मिस्टर गांधी बोलते हैं। तो कहते हैं हमने गांधी जी का इसलिए डाला है, इसलिए नहीं डाला है कि उन्होंने कोई आर्गुमेंट बहुत अच्छे दिए हैं। मैंने वो इसलिए डाला है क्योंकि सबको लगता है कि उनके आर्गुमेंट अच्छे हैं। अच्छा। तो खैर एनीवे मेनली आई थिंक गांधी जी के मेनली 2 आर्गुमेंट थे कि उन्होंने बोला कि भाई कि आपको शास्त्र पढ़ने नहीं आते। तो उन्होंने सीधे सीधे ऐसे लिख दिया कि आपने जो जिस तरह से पढ़ा है शास्त्रों को आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। और दूसरा ये कि भाई जो ये सब काम है समाज सुधार वगैरह का, आप ज्ञानी बहुत हैं। और महात्मा गांधी ने शुरू में काफी अच्छे उन्होंने लिखा है कि सब लोगों को ये ऐसे पढ़ना चाहिए। हाँ। उन्होंने लिखा है कि भाई अंबेडकर ने जो लिखा है वो सबको पढ़ना चाहिए और उस पर सबको सोचना चाहिए। हाँ। तो पहली चीज तो ये है, वो ये नहीं चाहते थे कि तुम मत लिखो मत बोलो। तो इस मामले में गांधी जी काफी उदारवादी व्यक्ति तो थे ही। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जो है शास्त्र जो है तुमने ठीक से नहीं पढ़े, और दूसरा ये तुम ज्ञानी हो लेकिन ये संतों का काम है। तो धर्म का इंटरप्रिटेशन जो संतों ने किया है उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि जो ज्ञानी मिल गया, ऐसे बोला क्या? हाँ बिल्कुल। और उन्होंने भी कहीं कहीं पे बेसिकली यही चीज की जाति और वर्ण व्यवस्था में फर्क करो वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है उन्होंने इस तरीके के पॉइंट्स जो है, मैं बोलूंगा जो कि ज्यादातर पॉइंट्स अंबेडकर शायद कवर कर चुके थे अपनी स्पीच में, पर फिर भी गांधी जी ने उनको दोबारा से थोड़ा दोहरा दिया। और उसके बाद एनीवे अंबेडकर ने ऑब्वियसली बोला कि भाई अगर तुम वेद और शास्त्रों को ठीक शास्त्र नहीं मानते हो तो फिर अब क्या मानोगे। और ठीक है, तो फिर ये एक्सचेंज भी जो है वो पूरा रिकॉर्डेड है, दोनों के रिस्पॉन्स, और गांधी जी ने क्या बोला फिर अंबेडकर जी ने क्या बोला, वो दोनों ऐसे में ही लिखा गया है। और हमारे श्रोताओं को अगर पढ़ना हो तो ये पूरा ऐसे भी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और वॉल्यूम 1 नामक किताब में 3rd ऐसे है ये, तो पढ़ सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल, और मैं बोलूंगा सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ कोई एक चीज पढ़ सकते हैं अंबेडकर से तो ये पढ़ लीजिए, क्योंकि बाकी उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बुक्स भी लिखी हैं, छोटे ऐसे भी लिखे हैं। लेकिन अगर ये 26 जनवरी के आसपास आपके जहन में अंबेडकर हैं
तो उनका अगर कोई एक चीज पढ़नी चाहिए तो ये उनका मेरे विचार में लैंडमार्क ऐसे है या स्पीच है जो कि काफी उनका थॉट प्रोसेस को भी झलकाती है और जिसको वो एकदम एक सेंट्रल प्रॉब्लम मानते हैं और जो आज भी प्रॉब्लम है और जो वो सब बोल रहे हैं वो अभी भी रेलेवेंट है कि अभी भी हम यही सोचते हैं कि जो वो बोलते हैं कि हमको खामियाजा भरना पड़ेगा इसको इग्नोर करने का, वो हम भर भी रहे हैं सोसाइटी में। और सोसाइटी हमारी जो है एक जो स्ट्रक्चरल एक इशू है कि हम शायद बहुत और आगे जा सकते हैं अगर ये सब विभाजन ना हो हमारी सोसाइटी में। ठीक है सौरभ, तो इसी सकारात्मक रूप पर ये सीरीज को एंड करते हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों ने अंबेडकर के कुछ विचारों तक तो भी आप तक रखा और शायद हम लोगों ने अमेचर्स व्यू पॉइंट है तो ये 100% सही ना हो, पर अच्छा रहेगा अगर श्रोता हमें बताएं कि क्या सही था क्या गलत था, उनके क्या विचार थे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक चीज जो लोग ये ना सोचें अंत में कि जो चीज ऐसे जो अंबेडकर भी कहते हैं जो चीज हजारों साल से नहीं सॉल्व हुई वो आज भी हो सकती है क्या, और उसमें जो अंबेडकर ने बोला है कि अगर हम आगे देखें और जो चीज हजारों साल से नहीं होती है वो कल होती है ना कभी ना कभी। हाँ। और वो कल शायद होगी। तो हम लोगों को जैसा आपने बोला अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए और सोचना चाहिए, मतलब चांद पे कभी इंसान नहीं गया ना पिछली सदी में। तो कास्ट सिस्टम आज तक जो नहीं खत्म हुआ कल को क्यों नहीं खत्म हो सकता अगर सब लोग सोचते रहें और सोचें कि ये जरूरी है। और मेरे विचार में अगर अंबेडकर की तरह से इस विषय को एनालाइज और अप्रोच करें तो बिल्कुल कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है सौरभ, तो इसी बात पर ये पुलियाबाजी समाप्त करते हैं। शुक्रिया। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। India's a massive subcontinent home to truly stunning diversity. Behind the veils of smoke that obscure our thriving cities, our history is still alive, glimmering like sequins, waiting to be discovered. And if you, like me, are straining to hear the echoes of our past, this podcast is for you. I'm Anirudh Kanisetti, a history and geopolitics researcher, and I host Echoes of India, a history podcast about India, by Indians, and for Indians. In Echoes, we journey through the complex histories of South Asia and what they can teach us about our globalized world. Tune in every Wednesday on ivmpodcast.com or your favorite podcast app. Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead.